राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। ये पंक्ति मैंने आपको तब भी सुनाई जब रावण से सीखने वाली बातें बताई थी और मैंने कहा था कि ये पंक्ति लिखी है प्रताप सोमवंशी सर ने। और आज देश के जाने-माने कवि प्रताप सोमवंशी जी हमारे साथ गपशप विद कार्तिक का हिस्सा बने। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि सर का स्वागत कर रहा हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और जाने-माने कवि हैं। बहुत सारी आपकी कविताएँ, नज़्में बहुत पसंद की जाती हैं, शेयर की जाती हैं। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपका ये जो शो है वो नौजवान नस्लों में बहुत पॉपुलर है। तो आप जनरेशन से बात कर पाते हैं, पीढ़ियों से बात कर पाते हैं। हम व्यक्तिगत तौर पे जो संवाद करते हैं वो हमारी अपनी रुचियों के बीच लोग होता है। नए ऑडियंस के से बात करने का मौका उपलब्ध कराने के लिए आपको धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। मैं आपसे सर सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि राम जी की बात हर किसी ने की। पर जो आपने लिखा आप राम जी से रावण के संदर्भ में कह रहे हैं कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। थोड़ा बताएँ इसके पीछे क्या विचार था और थोड़ा कुछ सुनाएँ आप सबसे पहले? देखिए, सबसे सुंदर बात 2 बातें हैं इसमें। पहली बात ये है कि हमारे यहाँ मैं जो हमारी अपनी मैथोलॉजी है, जो हमारा अपना बिलीव है, हमारे पास सुविधा है। हम अपने ईश्वर से नाराज़ हो सकते हैं। हुँ, हम अपने ईश्वर से सवाल करते हैं। हम अपने ईश्वर से कहते हैं, रूठते हैं। हम अपने ईश्वर से गुस्सा करते हैं। तमाम सारे भक्त आपने देखे सुने होंगे कि वो भगवान से नाराज़ हो गया। हुँ, हुँ। तो ये अधिकार है क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं। बिल्कुल सही। और ये कोई मैं या जो कोई पढ़ा लिखा कहने वाला व्यक्ति बताए तो नहीं। हमारा जो लोक साहित्य है, उसमें इस तरह के तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं। मेरे मन में एक भाव था, मैंने एक भाव सुना, हुँ, एक बुंदेली की लोकगीत है। उस लोकगीत का भाव मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। लोकगीत का भाव ये था कि भगवान जो तुम्हें सुख में याद करे, उसके दुख नहीं आते। हुँ, जो तुम्हें सुख में याद करे, उसको दुख नहीं आते। हुँ, भगवान जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ थे, उनके सुख कभी नहीं आते। तो मल्लाहों का एक गीत था। हुँ, वो कह रहे थे कि हमने तुम्हें पार उतारा, हुँ, हमारा दिन क्यों नहीं अच्छा आ रहा है। हुँ, हुँ। तो ये उनसे संवाद करता हुआ जी। ये भजन है। हुँ, हुँ, अगर सवाल को भजन बना के रखा गया हुँ, तो ये एक तरीका था हुँ, कहने का। हुँ, तो ये एक तरीका था हुँ, और ये इस शेर के अलग-अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं। जैसे आपने सुना हुँ, कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, हुँ, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। हुँ, हज़ारों इंटरप्रिटेशन। एक शेर जब खुलता है हुँ, तो आपको पता है कि हज़ार डायमेंशन में खुलता है। राइट। ये भी खुलता है। हुँ, वो यूँ भी खुलता है हुँ, कि राम तुमने कितना आदर्श समय जिया, हुँ, तुमने कितना आदर्श समय बनाया, हुँ, तुम्हारे आदर्श समय में कितने वैल्यूज थे। हुँ, आज जो लोग अपने आप को देवता बनने का दावा करते हैं, हुँ, हुँ, जो लोग अपने आप को राम होने का दावा करते हैं, वो अपने एक चेहरे में 10 चेहरे रखते हैं और तब जो रावण था उसके 10 चेहरे में एक चेहरे थे। हुँ, तो ये राम की महत्ता नहीं है, हुँ, रावण की महत्ता नहीं है, हुँ, युग की महत्ता है। एक युग के बारे में हम बात बात और कर रहे हैं। संवाद कर रहे हैं हुँ, और हम कहते क्यों हैं? हुँ, सीखने के लिए। हम कोई चीज़ कहते हैं, सुनते हैं, तो हम सीखने के लिए। तो हम कहते हैं कि राम ये देखिए कि आपने एक ऐसे वैल्यू सिस्टम में, एक ऐसे समाज में साँसें ली, समाज में जिया, समाज को हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जहाँ जो सबसे बड़ा खल पात्र था, हुँ, उसके पास भी सिखाने के लिए था। हुँ, तो ये जो बातें थी, आप उसको और भी अलग तरीके से छील सकते हैं। कई लोग इसमें क्या करते हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे, मेरे विरुद्ध भी लिखने लगेंगे कि ये आदमी रावण की महत्ता बता रहा है, राम क्यों नहीं जानता, हाँ। राम तुझे श्राप देंगे, राम के कोप से बच। तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, हाँ, राम जी नहीं वो समझ भी देंगे हाँ, कि शायरी को हाँ, वर्बेटम शायरी कोई फैसला नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होता राइट। कि आप उसे उसी भाषा में उसी तरीके से सुने कि आपको वैसे ही अनुपालन करना होगा हुँ, कि ये फला जुर्म के हुँ, तहत आपके ऊपर कार्रवाई हुई है, हुँ, हुँ। तो शायरी ऐसे नहीं होती।
तो मैंने जो ये वीडियो बनाया था रावण से सीखने वाली बातें, तो मुझ पर भी बहुत से जो है नेगेटिव कमेंट्स आए कि आप रावण से क्यों सिखा रहे हैं? जबकि मैंने उस वीडियो में बताया था कि रावण से सीखने वाली बातें कि क्या नहीं करना है, नहीं करना है। कैसे नहीं जीना है, ये भी रावण सिखाता है हाँ, कि इन रास्तों पर नहीं चलना है। हाँ। तो आप हम जब दूसरों की हाँ, गलतियों से सीखते हैं, सीखते हैं हम सीखते और वो हैं। कहा है ना कि इतना बड़ा भी जीवन नहीं है कि आप सारी गलतियाँ खुद ही हाँ, करें, दूसरों की हाँ, से सीख लीजिए। बहुत अच्छी बात है ना? तो एक अभी आप भजन की बात कर रहे थे, एक भजन मुझे वो भी याद आता है कि कभी-कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट केवट की की नाव, नाव हाँ, चले। तो वो उस दृष्टि से भी हाँ, दिखाया गया बिल्कुल, कि भक्तों से भी काम पड़ जाता है पड़ता है। भगवान को। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्योंकि जब होम टाउन से दूर यहाँ रह रहा था जयपुर में और अकेला था जब शादी से पहले की बात बताता हूँ, तो तब मैं मिस करता था कि पापा-मम्मी से एक बार मिल लूँ, घर चला जाऊँ या वो यहाँ आ जाएँ। तो मैंने ये आपकी एक नज़्म जो है वो सुनी कि आपने उसमें कहा कि दरवाज़ा छोटा हो तो सर लगता है, अम्मा-बाबू आ जाएँ तो ऐसा करके आपने लिखा। मैं चाहूँगा कि आप ही सुनाएँ पहले तो वो और ये भी बताएँ कि उसके पीछे भाव क्या थे जो आप लिख रहे थे? देखिए वो एक ग़ज़ल के 3-4 शेर हैं, उसमें एक शेर ये आता है जो ग़ज़ल है वो शुरू तो यहाँ से होती है हुँ, कि तंग नज़र वालों से मुझको डर लगता है। हुँ, तंग नज़र वालों से मुझको डर लगता है, दरवाज़ा नीचा हो तो फिर सर लगता है। इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं, पहले वाला ही हमको बेहतर लगता है। हुँ, हुँ, इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं, हुँ, पहले वाला ही हमको बेहतर लगता है और गाँव की बीती रातें अक्सर याद आती हैं। हुँ, गाँव की बीती रातें अक्सर याद आती हैं, शाम के ढलते किस्सों का बिस्तर लगता है हुँ, और दिल्ली का ये घर तो तब तक फ्लैट ही है। दिल्ली का ये घर तो तब तक फ्लैट ही है, अम्मा-बाबू आ जाएँ तो घर लगता है। क्या बात है! तो तो मैंने इतना ही हिस्सा इसका सुना था, हाँ, तो मुझे तो लगा नज़्म है बट ये पूरी ग़ज़ल है। हाँ, पूरी ग़ज़ल है हाँ, तो ये जो घर लगता है, पूरा होता है घर। घर हुँ, व्यक्तियों से नहीं होता है। हुँ, तमाम सारे अभी जयपुर शहर में तमाम सारे इमारतें हुँ, बनी हुई, खाली पड़ी हुई हैं। हुँ, उनको आप किसी को नहीं कहते कि ये इतने घर हैं। हुँ, आप सब कहते हैं ये फ्लैट्स हैं, खाली हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जब उसमें सब आ जाएँगे, रहने लगेंगे तो शर्मा आप जी, कहेंगे वर्मा कि जी, गुप्ता जी का घर हो जाता है। मेरा घर तीसरे माले पे है, राइट, राइट, चौथे मंजिल पे मेरा घर है। राइट। तब वो घर होता है। बहुत और घर खूबसूरत। रिश्ते बनाते हैं, हुँ। बाकी तो आर्किटेक्ट बनाता है, भी इमारत आर्किटेक्ट बनाता है। तो मैंने भी एक ऐसे ही पंक्ति लिखी थी कि जब अपने आ जाएँ तो फिर जो आपका छोटा-सा आशियाँ है वो भी महल लगता है और अगर अपने ना हो हाँ, तो महल भी खंडर लगता है। लगता है। कई सारी पुरानी इमारतें हैं, बहुत विशाल हैं, बहुत बड़ा एरिया लेकिन खाली हाँ, पड़ा हुआ है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप ये मानते हैं सर कि इमोशंस गायब होते जा रहे हैं आज की दुनिया में, भावनाएँ बची नहीं हैं या आप इसको ऐसे देखते हैं कि जनरेशन चेंज हो रही है, नई जनरेशन अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है? हाँ, एक दोनों चीज़ें हैं। हुँ, एक चीज़ ये है कि हमारे पास अब खुद से बात करने का वक़्त नहीं है। हुँ, हमारे सबके पास खुद से बात करने का वक़्त नहीं है। हुँ, अचानक उसमें होता ये है कि हम ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है, इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। हुँ, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि 3-4 बाप, बेटे, माँ सब सड़क पे चल रहे हैं और सब अपना-अपना मोबाइल लिए चल रहे हैं। पहले वो था ना सर उठा के जियो अब हाँ, सर घुसा के जियो हाँ, है। तो एक मंदिर के सामने मैं खड़ा या वो दिल्ली में हाँ, 3 दिन पहले वोट पड़ रहा था, मैं वोट डालने गया था। हाँ, अब उसमें एक लड़की आ रही है, वो कह रही है, "पापा हमने आपसे कहा जो है कि आप ये कर लीजिए और आप ये नहीं कर रहे हैं।" तो मेरे एक बेटा है, कोई बेटी नहीं है। हाँ। तो फिर मैंने अपनी पत्नी से मज़ाक में कहा, मैंने कहा, "लो तुम्हें बेटी मिल गई।" तो फिर वो हँसी, देखिए। तो यानी वो नज़र उठा के देखी नहीं, पहले उसने सोच लिया हाँ, कि कि पाप हमारे ये पिता हैं, हाँ, हाँ, ऐसे होंगे, तो उसके देखिए आधार पे उसने कमेंट कर दिया। हाँ, ये भाव, हाँ, वो तो एक क्षणिक बात थी। राइट ये भाव हमारे जीवन में ज़्यादा आ गया है हाँ, कि हम अपने आप एज़्यूम करने लगे हैं, चूँकि हाँ, हमारे पास वक़्त नहीं है। हम हाँ, खुद से बात नहीं करते हैं। मैंने मेरा एक माना शेर था हुँ, कि झूठे सच्चे सारे किस्से उसको सब मालूम है। हुँ, झूठे सच्चे सारे किस्से उसको सब मालूम है। मेरे अंदर है कोई जो मुझसे ही लड़ता है रोज़। हुँ, तो खुद से लड़ने वाला वो शख्स गायब हो गया है। हुँ, जब खुद से कोई लड़ता था, हुँ, सही तो गलत पता चलता तो था। सही गलत पता चलता था और वो गलत पे आपको रोकता था। हुँ, अब तमाम काउंटर ऐप आने शुरू हो गए हैं। किसी ने मुझे बताया कि हुँ, अब ऐसे ऐप आ रहे हैं कि 0 से 6 साल के बच्चों को मोबाइल की जद से कैसे दूर रखा जाए। हुँ, 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 अब ये भी इस ऐप पे सिखाए जा रहे हैं। बताइए। ये भी आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये
इमोशंस कहीं गए नहीं हैं, सब आसपास हैं, यही हैं। और आप देखिए कि जिस दिन आप एक दिन अपने लिए जीने की कोशिश कर लेते हैं, एक दिन, उस दिन आपको लगता है कि ये दिन 50 घंटे का था कि 60 घंटे का था। ये दिन 24 घंटे का तो नहीं था। और बाकी जिस दिन आपको नहीं जी पाते हैं अपने लिए एक भी पल, उस दिन लगता है ये दिन कैसे कट गया पता ही नहीं चलता है। तो अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी अपने है। लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। तब शायद आप समझे कि भावनाएं क्या है। इमोशंस को तब समझेंगे ना, पहले आप खुद को समझे। अगर आप अपने को नहीं समझ पा रहे हैं, खुद को नहीं जान पा रहे हैं। मौलाना अब्दुल बारी वासी साहब का बहुत पुराना शेर था, जो आज भी क्या है कि मुझको औरों से ये मालूम हुआ, आजकल काफी परेशान हूं मैं। तो बहुत सारे लोगों को दूसरों से पता चलता है, वो देख के कहते हैं क्यों मुंह क्यों लटका हुआ है, क्यों परेशान हो। दुर्भाग्य ये है कि अब ये पूछने वाले भी कम हो गए, क्योंकि वो जो आपका चेहरा देख के आपसे कहता था कि आजकल काफी परेशान हो गए हो, उसका चेहरा अपने मोबाइल में धंसा हुआ है। तो आपको जो ये वैक्यूम दिखता है इमोशंस का, वो इसलिए दिखता है कि अब कोई किसी को टोकता नहीं, कोई किसी को रोकता नहीं। इवन ड्राइंग रूम, शाम आते आते जब घर के ड्राइंग रूम में आते हैं, उस वक्त भी कोई नहीं रोकता है, उस वक्त भी सब अपने मोबाइल में मुब्तला हो जाते हैं और फिर सब एक अलग आर्टिफिशियल दुनिया में जीते हैं और चले जाते हैं। वेरी ट्रू। अब थोड़ा सा मैं आपके जीवन के बारे में बात करता हूँ कि आप पत्रकार हैं, आप कवि भी बन गए। ये जो यात्रा रही है कैसे रही, या बहुत सहज यात्रा थी, कुछ पता ही नहीं चला? देखिए, मैंने ट्विटर पे मैंने बायो मैंने लिखा है कि पोएट्री एंड जर्नलिज्म आर माय टू आईज। दो आंखें इस तरह से हैं कि जैसे मैं भी एक आंख बंद कर लूं तो मुझे कुछ चीजें कम साफ दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, कुछ एक दृष्टि नहीं होगी। दृष्टि मेरी पूरी होती दोनों आंखों से। क्या बात। तो ये जो है तो दोनों पूरक हुई, एक आंख दूसरी की पूरक हुई। बहुत सारी मेरी कविताएं ऐसी हैं कि जो समाचार के जरिए आई, वहां से आई, और मेरी जो कविता की चेतना है उसने, जब मैं रिपोर्टर के तौर पे खबरें भी लिखता रहा, तो मुझे उसको समझने में मदद की और उस खबर को बेहतर बनने में मदद की। बेहतर बदतर से मेरी मुराद ये है कि उस चीज को बहुत अच्छे से समझने में मदद की। तो ये होता है कि दोनों चीजें, जो बात हमारी इमोशंस की हो रही थी, वो इमोशंस से ड्रिवन है। चाहे वो एक खबर हो, एक ट्रेन से गुजरती है और 3 बच्चियां वहां जाके उसी जगह आत्महत्या करती हैं जहां उनकी मां ने आत्महत्या की थी, और वो बच्चियां जब मुझे मिलती हैं तो उन बच्चियों के भाव से आपके भीतर जो उपजेगा वो बरसों बरस तक कविता उपजेगी। जैसे मलाला यूसुफजई वाली बात हुई कि वो हमने मलाला यूसुफजई को जब मैंने जिस दिन गोली लगी है, उस दिन हमने देखा कि एक लड़की को गोली मार दी गई पढ़ने के लिए। स्वात वैली में एक लड़की है, स्वात वैली में कोई लड़की पढ़ने के लिए जा रही है। हमने सोचा यार ये लड़की तो सब बहादुर होती है, लड़की तो मेरी भी बहादुर हो सकती है, बाप बहादुर होना चाहिए। अगर बाप जो लिखा तो फिर मैंने तो अगर मैं समाचार की चेतना से उस खबर का पीछा नहीं करता तो वो कविता भी मेरे पास नहीं आती। तो बहुत सारा मेरा लिखा रचा बचा उसी तरह है कि जो है कि कविता में आपको समाचार मिलेगा, समाचार में कविता मिलेगी। वॉइस ऑफ अमेरिका तक जो है आपकी बात पहुंच गई। आपने जो लिखी वो कविता, जिसके बारे में भी आपने जिक्र किया कि मलाला यूसुफजई के पिता पर आपने लिखा, कि ये कैसा पिता है, थोड़ा अगर आप। हाँ, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। मैंने अपने दोस्तों से फोन किया, चूंकि शायरी के हवाले से मेरे पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैंने वहाँ बात किया। तो असलम कोलसरी साहब एक बड़े शायर थे, उन्होंने कहा कि मैं बात करवाता हूँ। तो फिर बड़े ढूंढ ढांड के जियाउद्दीन यूसुफजई से मेरी बात हुई। फिर मैंने न्यूज के लिए मुझे बात करनी थी, मैंने पूरी खबर लिखवाई। लिखने के बाद मुझे रात में लगा कि वो जो है इतने से बात नहीं बनती, फंस गया, कहीं फंस गया। तो मैंने जो कुछ लिखा, और लिखने के बाद मेरे एक टेलीविजन के दोस्त, अब फिल्मों के डायरेक्टर हैं विनोद कापड़ी, तो मैंने उनको भेजी वो कविता कि तुम पढ़ो, मेरे छोटे भाई की तरह है। तो उन्होंने उस कविता को बिना मुझसे पूछे, उनके पास अधिकार है,
वो कुछ भी कर सकते हैं हम्म, मेरे साथ। तो वो उन्होंने उसको फेसबुक पे डाल दी। हम्म, फेसबुक पे हफीज चाचा जो उनके दोस्त हैं, बाद में मेरे भी दोस्त हैं, अब वो अमेरिका में रहते हैं, बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, हम्म, और वो हिंदी पढ़ लेते हैं हफीज चाचा। हम्म, तो हफीज चाचा ने उनको उनसे बात की, कहा यार ये तो पोस्टर रन फॉर पाकिस्तान है। आप देखिए ये रात को 4 बजे वो डाल रहे हैं, 6 बजे 7 बजे उनके बीच बातचीत हो रही है, 8 बजे उस नज्म का तर्जुमा तय होता है, 11 बजे वो जंग में आके उर्दू में छपने के लिए जाती है और वो छप जाती है, फिर वो ट्रांसलेट होती है, फिर ट्रांसलेट होके वो द एक्सप्रेस जो पाकिस्तान का अंग्रेजी का अखबार है वहां छपती है। तो इस तरह से दुनिया की तमाम भाषाओं में छपती है। तो जो आप इमोशंस कह रहे थे ना, उसकी जाहिर तौर पे हो सकता है कहीं ना कहीं उस कमी को, उस शिद्दत को सब महसूस करते होंगे, वो कहीं मिलता है, सबको पकड़ लेता है। तो वो जो इमोशंस था, वहां किसी का नाम नहीं था, न प्रताप सोमवंशी का नाम था, न जियाउद्दीन यूसुफ जई का नाम था। ये दोनों नाम कोई दुनिया के बड़े लिए नोटिस वाले नाम नहीं थे, लेकिन एक पिता की संवेदना थी और एक कवि की चेतना थी, दोनों मिलके इन सबको आपस में जोड़ दिया था। क्या बात है। तो थोड़ा आप सुनाएंगे उसके बारे में, क्या लिखा था आपने? वो पूरी की पूरी नज्म तो मुझे उसमें देख के पढ़नी पड़ेगी। कुछ पंक्तियां आपको कुछ याद आ रही पंक्तियां मुझे याद, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफ जई, जब पूरी स्वात घाटी बंद कर लेती है किवाड़ तालिबानियों के दहशत से, एक फरमान की बेटियां गई स्कूल तो मार दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा चेहरे पर तेजाब। ये उसी वक्त एक लड़की मलाला यूसुफजई निकलती है स्कूल जाने के लिए, जब सड़कों पर साथ होती है सिर्फ दहशत। उसे पालता है उसका पिता जियाउद्दीन यूसुफजई। वो जियाउद्दीन यूसुफजई पूरी नज्म मुझे नहीं याद आ रही है अभी, कि वो कवि भी है, वो किसान भी है और वो शिक्षक भी है। जो नज्म के आखिर में वो कहता है कि न मलाला घाटी छोड़ेगी और न स्कूल, क्योंकि अब डरने की बारी तुम्हारी है। क्या बात है। तो ये पिता हिम्मत देता है अपनी बेटी के बिहाव पे, और उसमें पूरा लाइन आती है कि अपनी बेटी के सर पर हिमालय की तरह हाथ रख के खड़ा है जियाउद्दीन यूसुफजई। तो दुनिया के सारे पिताओं के लिए था कि अगर आप अपनी बेटी के सर पे हिमालय की तरह हाथ रख के खड़े होंगे तो बेटियां हिमालय से ऊंची हो जाएंगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आपकी एक और नज्म याद आती है, आपने लिखा इतवार छोटा पड़ गया, बहुत लोगों के लिए पड़ जाता है छोटा, तो उससे बहुत लोगों ने रिलेट भी किया। हाँ, इतवार के मेरे बहुत सारे शेर हैं और संयोग थे से वो बनते चले गए। और जैसे किताब भी आ गई। हाँ, मैं वो किताब ही है मेरा, इतवार छोटा पड़ गया। और जैसे इतवार पे मेरे बहुत सारे शेर हैं। तो शुरुआत इसकी किसी छोटे से हुई थी, फिर किताब नहीं, बनी? छोटे के हिस्से नहीं, मेरे एक दोस्त थे जिनको किताब समर्पित है, इतवार छोटा पड़ गया, और वो अब दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय यतीनजीत सिंह जी। उनका कैंसर से निधन हो गया 7 साल पहले। तो वो जब हम मिलते थे, बात करते थे, तो वो कहते थे भैया संडे छोटा पड़ गया। उस संडे छोटा पड़ने में वो कमी का एहसास था कि हमारे पास दिन ज्यादा होता और बातें होती, तो और बातें होती। उस शेर को उन लोगों ने यूं भी देखा कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा संडे छोटा पड़ जाता है। जैसे कहा ना, शेर के कई सारे डायमेंशंस होते हैं। राइट। तो ये जो है ये था कि सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। क्या बात है, खूबसूरत। तो वो जब भी मैं मिलता था उनसे तो मेरा इतवार इसी तरह छोटा पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि इतवार का ये भी डायमेंशन था कि शहरों की थकन, ये दूसरी गजल का एक शेर है कि शहरों की थकन झांकती रहती है हमेशा, शहरों की थकन झांकती रहती है हमेशा, शनिवार के अंदर कभी इतवार के अंदर। क्या बात। जो हम कहते हैं वीकेंड पे मिलते हैं, मिलते हैं, राइट। तो वीकेंड में मिलते हैं तो थकन उसी रहती है, दिन के लिए इंतजार करती रहती है। रिफ्रेश का बटन उस दिन दबेगा। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं नज्मों की, भावनाओं की, गजलों की, इमोशंस की बात कर रहे हैं। अभी आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी यहाँ जयपुर में रहने लगा हूँ, 12-13 साल हो गए। तो हम जब शहरों में रह रहे होते हैं सर, तो पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या नाम है, कितने बच्चे हैं, कुछ अता पता होता नहीं है।
गाँव की अगर हम बात करें, आपने भी वो जीवन जिया होगा जिसमें पूरा गाँव जो है एक परिवार की तरह रहता है। यहाँ शहर में कोई गिर जाए तो उसका वीडियो बना लेते हैं। गाँव में कोई गिर जाए साइकिल से तो घर तक छोड़ कर आते हैं। तो गाँव के बहुत लोग शहर आ गए सर, लेकिन गाँव कभी शहर क्यों नहीं आ पाया? क्या लगता है आपको? पहले मैं आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ, हुँ, इसी भाव पे। हुँ, भले से लोग, हुँ, ये मेरे गाँव के लोगों के लिए है, आपके गाँव के लोगों के लिए है। हुँ, हम सब इस कैमरे के पीछे और सामने जो है सबके गाँव के लोग हैं, हुँ, कि भले से लोग वो रिश्ते निभाया करते थे। हुँ, भले से लोग वे रिश्ते निभाया करते थे, बुरा लगे तो उसे भूल जाया करते थे। हुँ। बुरा लगे तो भूल उसे जाया, भूल जाया करते थे, क्या बात! तभी तो गाँव के रिश्ते कभी नहीं झुलसे। हुँ, तभी तो गाँव के रिश्ते कभी नहीं झुलसे, लगी हो आग तो मिलकर बुझाया करते थे। क्या बात! बहुत खूब। तभी तो गाँव के रिश्ते कभी नहीं झुलसे, हुँ, लगी हो आग तो मिलकर बुझाया करते थे। हुँ, तो ये जो आग बुझाने का सिंबल ये है कि आग बुझाना है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। हुँ, जो लोग कहते हैं प्यासे को पानी पिला दो, आपका कुछ नहीं जा रहा है, हुँ, आपको सिर्फ उसकी मदद करनी है। हुँ, भूखे को खाना खिला दो, हुँ, आपका कुछ नहीं जा रहा है। हुँ, लेकिन अगर आप आग बुझाने कहीं जा रहे हैं, हुँ, तो उस आग में आपके हाथ आप भी जल सकते हो। हुँ। तो यानी उतना खतरा लेके, समर्पण। समर्पण के साथ, हुँ, तो वो जो रहता था, तो वो सबके भीतर वो भाव रहता था। हुँ, तो सब एक दूसरे के लिए उसी भाव में, उसी तरीके से सोचते थे। राइट। तो और आप देखिए, तो वो चीज़ें हम मैंने एक शेर कहा था बहुत दिनों तक, अभी एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने उसको रील भी बना के उसको डाल दिया, टेलीविज़न के एंकर हैं, तो वो भी हुँ, लोगों ने कहा, तो ये उसी के बाद का शेर था हुँ, कि कड़ी धूप में छाँव बनाकर रहते हैं, कड़ी धूप में छाँव बनाकर रहते हैं, दिल्ली में हम गाँव बनाकर रहते हैं। क्या बात! तो हम उसी चेतना के साथ, मैं रहता भले फ्लैट में हूँ, हुँ, रहता भले शहर में हूँ, लेकिन हमारी जो वो चेतना है, उसको जो जागृत रखना। संवेदना है, हुँ, वो हमारी वो गंवई चेतना संवेदना बची रहे हुँ, और हम उसको जीते रहते हैं। जीते रहें, हुँ, यही जीवन है। क्या बात! बहुत खूबसूरत। आजकल ये जो जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा का जो ज़माना चल रहा है सर, इसमें कहते हैं ना, वो 90s का प्यार तो इम्पॉसिबल सा हो गया है। क्या आपको लगता है कि आजकल कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी बीवी घर सँभाल ले ना सँभाल ले, मेरे माता-पिता को सँभाल ले, वही काफ़ी है। तो कहाँ जो है इसमें कहीं कमी रह गई है आजकल रिश्तों को सँभालने में? कोई नज़्म आपने इस पर लिखी है? देखिए क्या है कि ये जो रिश्तों को सँभालने की, इसका कोई एक तो पैरामीटर नहीं ऑल टाइम कोई स्कॉलर नहीं होता, ना कोई इसका ज्ञाता होता है। राइट। ठीक है? हाँ, मैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहा हूँ हाँ, हाँ, और फिर वो अभी हो सकता है मैं फपक के रो पड़ूँ, थोड़े हाँ, कैमरा बंद हो और कोई बात हो तो मैं फपक के रो पड़ूँ। हाँ, तो भीतर सब के भीतर एक टूट-फूट सब चलती रहती है, चीज़ें राइट, चलती रहती हैं। राइट। इसे स्वीकारना चाहिए हुँ, और जैसा आपने शुरुआत की सवाल की, हुँ, कि समय के साथ हुँ, हर समय का अपना एक यथार्थ होता है। हुँ, तो हर समय का, तो आज का जो यथार्थ है, उस यथार्थ में जो स्त्री-पुरुष एक तरीके से सोचते हैं, जैसे मेरी बहन हुँ, अगर जीन्स पहनती, फिज़िकली मैं कह रहा हूँ, हुँ, तो मुझे तकलीफ़ होती। हुँ, चूँकि जब मैं 15 साल, 20 साल का था, हुँ, तब मेरे इलाके में कोई लड़की जीन्स नहीं पहनती थी, छोटे शहर में। हुँ, मेरी बहन पहनती तो मुझे बुरा लगता। हुँ, अब मेरी बेटी अगर हॉट पैंट नहीं पहनती है, वो सलवार पहन के और चोटी बना के घर में रहना चाहे, तो हमें अजीब लगेगा। लगेगा ये क्यों सामान्य बच्चों की तरह नहीं रह रही है। हुँ, तो ये तो बाह्य की बात हो गई। हुँ, तो जैसे ये बाहर परिवर्तन आया है, वस्त्र के लिहाज़ से हवाले से, उसी तरह आंतरिक भी सोच में आया। भी परिवर्तन आया है। हुँ, तो बाहर का परिवर्तन तो हम सब स्वीकार लेते हुँ, हैं। देखते-देखते हम आदी हो जाते हैं। कई बार हम पता लगा, जैसे नौजवान बाल रखते हैं, वैसे कोई बूढ़ा भी उसी तरह बाल बना हुँ, लेता है। हुँ, हुँ, लेकिन सोच के स्तर पे वो नहीं कॉपी करता, हुँ, उसको नहीं मानता है। हुँ, तो इसलिए उसको ये लगता है, हुँ, उसको लगता है कि ये चीज़ें खराब हो गई हैं हुँ, और चीज़ें ये बिगड़ गई हैं। हुँ, हर जनरेशन बेहतर होती है। हुँ, हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं। हुँ, हर जनरेशन के अपने वैल्यू सिस्टम होते हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि उस जनरेशन के पास वैल्यू सिस्टम नहीं होता है। हुँ, बस हम उस वैल्यू सिस्टम को आइडेंटिफ़ाई नहीं करते हैं। हुँ। बात इतनी है। बात सिर्फ़ इतनी है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब लोगों की ख़्वाहिशें आसमान छूने लगती हैं, तो सबसे पहले ईमानदारी दाँव पर लगती है, फिर खुददारी दाँव पर लगती है। आपने बहुत खूबसूरत इस पर लिखा कि अम्मा से मिले बीवी के ज़ेवर की तरह है। थोड़ा आप सुनाएँ पूरा आगे का?
ये वही है कि अब मैंने कहा कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हम्म, कैसे दाव पर लगा दो। कैसे नहीं, कैसे मैं हम्म, नरेट करूं कविता में, अच्छा, हाँ। कैसे करूं, उसे क्या कहूं, क्या कहूँ? उसका क्या सिंबल क्या लूं। उपमा क्या लूँ? तो वो जो प्रतीक हैं, हम्म, और ने अपनी कविताओं में प्रतीक कभी दोहराए नहीं, प्रतीक कभी उधार नहीं लिए। हम्म, मुझे लगा कि हमारे पुरखे जो कह गए हैं, अगर मैं उससे आगे कह सकता हूं तो मैं कहूंगा, नहीं कह सकता तो नहीं कहूंगा। हम्म, मेरी गजलों की किताब आने में 26 बरस लगे। हम्म, 26 बरस में कुल एक जमा किताब आई गजलों की। हम्म, बाद की दूसरी किताब आई, उसमें 11 साल लगे। हम्म, ठीक है, नहीं मैं लिखूंगा, कोई हम्म, जरूरी थोड़ी जबरदस्ती कि मैं भी लिखूं। सही बात। तो जो आपको अगर नई चीज आती है तो शायद वो जो मेरा सोचना था सही था, क्योंकि उसी चीज ने आपको भी टच किया। तो उसको मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बताऊं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को मुझे लगा कि मेरी माँ के पास जो जेवर है, माँ उसे कितना सहेज के रखती है कि तुम्हारी पत्नी को देंगे। और मेरी माँ को ये पत्नी से अपेक्षा होती है कि पत्नी से बेचेगी नहीं, जिस तरह वैल्यूज के साथ होता है कि हम अपनी पीढ़ियों को देते हैं और मानते हैं कि वो बचाएंगे, इसलिए वैल्यूज देते हैं, राइट। हम उन्हें देते नहीं है। तो शेर ये था कि अम्मा से मिले बीवी के जेवर की तरह है, अम्मा से मिले बीवी के जेवर की तरह है, खुददारी मेरे पास धरोहर की तरह है। क्या बात। तो खुददारी की वैल्यू बताने का मुझे तरीका नहीं मिला, कोई और तरीका इससे बेहतर नहीं मिला। बहुत खूबसूरत है सर। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैम कभी कहती मेरे लिए कुछ लिखते नहीं हो, लिखा आपने कुछ बहुत खूबसूरत सा। लिखा, और क्या हुआ कि 2007 में मेरी पत्नी जो प्रतिमा है, उनके ऑपरेशन के सिलसिले में मैं 3-4 रातें वहाँ पे, काफ़ी हिस्सा उसका जागने में बीता। अपनी पत्नी को आप सोते हुए बहुत कम देखते हैं, तो सोते हुए जो देखने का अनुभव था, सोते हुए जो आप उससे संवाद करते हैं बिना बोले, तो वो जो भाव था, उस भाव पे मैंने एक कविता लिखी थी। वो मैं कविता अभी बीती 26 मई को हमारी शादी की 30वीं वर्षगांठ थी। क्या बात। तो उस 30वीं वर्षगांठ पे भी वो कविता मैंने साझा की। आज मैं आपको वो कविता सुना दे रहा हूँ। जी। सोती हुई पत्नी को देखकर ये कविता है कि मुझे कुछ कहना है। तुम सोई हो, सोती रहना, जाग मत उठना। तुम सोई हो, सोती रहना, जाग मत उठना। तुम्हारी बंद पलकों से मुझे कुछ बातें पूछनी है। कैसा लगता है उन्हें तुम्हारी आंखों की रखवाली करते हुए? कुछ कुछ वैसा तो नहीं जैसे मैं बचाकर रखना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी की हर मुश्किल से। तुम्हारे बंद होठों से जानना है कि मेरे लिए कैद हैं उनके भीतर कौन कौन से शब्द। कुछ कुछ वैसे तो नहीं जैसे मेरे भीतर बची हैं अनंत बातें तुमसे कहने के लिए। क्या बात। तुम्हारी धड़कनें सहेजनी है मुझे, जो मेरी सांसों को अपनी गति से चलाती हैं। कुल मिलाकर तुम्हें सोते हुए देखना, ऐसा बहुत कुछ खोजना और पाना है जो जागती आंखों और बोलते होठों के बीच बचा रह जाता है। क्या बात। बहुत खूबसूरत सर, आनंद आ गया। आई एम श्योर कि उनको बहुत अच्छी लगी होगी, उन्होंने बहुत आपकी प्रशंसा की होगी ये सुनने के बाद। आपको पनीर वाली सब्जी खिलाई होगी, लौकी की नहीं खिलाई होगी। तो आखिरी में जाते आते मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और लिखना चाहते हैं, इस दुनिया में आना चाहते हैं, भाव बहुत हैं लेकिन पिरो नहीं पा रहे हैं शब्दों को, एक पूरा वाक्य जो है वो नहीं बन पा रहा है, क्या आप उन्हें मंत्र देना चाहेंगे? लिखने के लिए देखिए, दुनिया में सबसे कठिन और आसान काम होता है। हमारे पुरखा कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, तो वो कहते थे कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। तो अब क्या है कि आपके भीतर जो भाव है, अगर कोई नया लिखने वाला है तो मैं उसको अपने अभ्यास से बताता हूँ, आप उसको लिख दीजिए। जो भी आड़ा तिरछा आपसे बन रहा है लिख दो, वो आप उसे लिखिए। हम अपने लिए लिखिए। दिक्कत यह है मैं उसे लोकप्रिय होने के लिए लिखता हूँ, अपने लिए लिखता हूँ। संसार की सबसे कविता की बड़ी पुस्तक
रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, कि प्रभु राम की ये गाथा मैंने अपने सुख के लिए लिखी है। तो आदि कवि अगर अपने सुख के लिए राम की गाथा लिखता है और वो संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, तो पहला ये भाव है कि अगर आप अपने लिए लिखते हैं, अपने सुख के लिए लिखते हैं, अगर वो कविता आपको भीतर से आनंदित करती है, लेख आपको भीतर से आनंदित करता है, वो जो भी आप लिखते हैं, एक धूमिल कहते थे कि एक सार्थक वक्तव्य का नाम कविता है, कुछ नहीं है। कविता क्या है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस कविता है। कई लोग कहते हैं ना कि वाली भाई का शेर है कि हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जुबान में, कि आप हम कई बातें करते हैं तो कह रहे क्या शायराना बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। तो जो भी अलग है, जो भी आपको लगता है, आपको आनंदित करता है, उसे आप लिखिए, वो फ्रेम बन जाएगा, फॉर्म बन जाएगा और नरेशन बन जाएगा। आखिरी में जाते जाते कोई आपकी पसंदीदा नज्म, कोई शेर, कोई भी पंक्ति जो आपने अब तक नहीं सुनाई, इस पॉडकास्ट में नहीं सुनाई, लेकिन आपके दिल के बहुत करीब है और आप सुनाना चाहते हैं जाते जाते देखने वालों को? जब ये सवाल आता है तो बहुत सारे जो है नज्म आ जाते हैं। हाँ, दिमाग में जैसे कई सारे बच्चे आ जाते हैं कि मुझे भी सुनाओ, मुझे भी सुनाओ। ये था। तो मैं जो हमारी जद्दोजहद रहती है उसमें एक दो शेर मैं आपको आखिर में चलते चलते पढ़ देता हूँ कि खुद को कितनी देर मनाना पड़ता है, खुद को कितनी देर मनाना पड़ता है, लफ्जों को जब रंग लगाना पड़ता है। खुद को कितनी देर मनाना पड़ता है, लफ्जों को जब रंग लगाना पड़ता है, और चोटी पर पहुंची राहों से सीखो भी। ये जो कहा था आपने ना पिछला सवाल कि नए लिखने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए भी ये शेर है कि चोटी पर पहुंची राहों से सीखो भी, कैसे पर्वत काट के आना पड़ता है। क्या बात है, मैं मोबाइल रख के ताली बजा सकता हूँ। सवाल खत्म हो गए हैं, तो बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और आप सभी के लिए वही मंत्र, वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच सर, प्रणाम आपको।